पीएम पाठशाला गाइस आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की हमारी मैगज़ीन है सितंबर 2025 की, जिसमें गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट। हम आज डिस्कस करने जाएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो गाइस आज टॉपिक है हमारा वो है हमारा एससीओ से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है 25th हमारी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई 2025 की, 2025 25th, ये ध्यान रखना 25th थी, 2025 की समिट थी, तियानजिन चाइना में ये रखी गई थी। यहाँ पर जो समिट हुई है तियानजिन में, इसने क्या करा है, इसका सारा ध्यान था टू इस्टेब्लिश ए नॉन वेस्टर्न सेंट्रिक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्डर। इसके आउटकम में शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं मेंबर्स के, हम सबके बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के गए, उन्होंने बोला वहाँ पर जाकर कि एससीओ 3 पिलर्स पे चलेगा। कौन सा पिलर है? सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। यानी एससीओ का मतलब बता दिया उन्होंने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये समिट कंक्लूड हुई विद द अडॉप्शन ऑफ तियानजिन डिक्लेरेशन, क्योंकि वहीं पे हुआ है। यहाँ पे चेयरमैनशिप 25-26 की किसको पास की गई है, मतलब नेक्स्ट समिट कहाँ होगी? किर्गिज रिपब्लिक में। यहाँ पर ये भी हुआ, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी बनाई जाएगी 2035 तक की, और यहाँ पर मर्जर हुआ है डायलॉग पार्टनर्स का, ऑब्जर्वर का, नई कैटेगरी एससीओ पार्टनर कंट्रीज़ के रूप में। लाओस जो है वो एक पार्टनर कंट्री के रूप में आई है। तो पेपर में अभी जो भी यूपी पीसीएस के बच्चे जा रहे हैं ना पेपर देने 12 अक्टूबर को, वो भी ध्यान रखें, इस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है कि डैश कंट्री हैज़ बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री, तो डैश में क्या है, लाओस आई है। एससीओ में वहाँ पर नाउ अभी 27 कंट्रीज़ हैं, 10 मेंबर्स हैं और 17 आपके पार्टनर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 10। कितने पार्टनर्स हैं? 17। एससीओ ने यहाँ पर ग्रांट किया है ऑब्जर्वर स्टेटस किसको? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को। क्या है ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स? 1991 में बनाई गई थी ताकि कॉन्टिन्यूड क्या हो सके, कोऑपरेशन हो सके मिलिट्री में, ट्रेड में। समझ में आ रहा है ये सारी बातें? तो इसमें रशिया है, फेडरेशन है, यूक्रेन है, मोल्डोवा है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, ये सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा की आउटकम ऑफ द एससीओ समिट की। क्या है की आउटकम? तो पहला आउटकम है सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म के बारे में, यानी कंडेमिनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक करा गया सबसे पहले, कि जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ उसको सबने ही क्रिटिसाइज़ किया कि ये बहुत गलत हुआ है। समझ रहे हो आप? सबसे पहले यहीं पे बात हुई कि बहुत लोगों ने कहा कि, इसीलिए कहा कि इंक्लूजन ऑफ पहलगाम एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री कहो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना के हिस्टोरिकल टेंडेंसी टू लिवरेज इट्स इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल फोरा टू शील्ड पाकिस्तान फ्रॉम क्रिटिसिज्म। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इस बार इसको बोला गया है कि वाकई ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी को फाउंडेशनल पिलर के रूप में इस बार बात हो रही है ना, और बहुत फोकस इस बार एससीओ समिट का रहा रीजनल स्टेबिलिटी पर और काउंटर टेररिज्म पर भी रहा, कि इस पर भी हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उसी के चलते एससीओ ने इस बार एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को भी प्रपोज किया, एम्फोसाइज किया कि इसको अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि ये एक यूएन ट्रीटी है जो कि इनिशिएट हुई थी 1996 में, ताकि किसी भी तरीके का जो क्रिटिसिज्म टेररिज्म है उसको सप्रेस किया जाए, क्रिमिनलाइजेशंस को। और अग्रीमेंट ये भी कह रहा है कि एससीओ का एंटी ड्रग सेंटर और यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट भी तैयार कराया गया। समझ गए आप बात? उसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल गवर्नेंस में कैसे, ग्लोबल गवर्नेंस में यहाँ पर ट्रेड की बात की जाए तो इंडोर्समेंट किया गया है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय चाइना। यानी यहाँ पर इनिशिएटिव ये लिया गया है, ट्रू मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, सॉवरेन इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें सबको इंटरनेशनल लॉज को मानना है, साथ ही हमें वेस्टर्न पावर के डोमिनेंस से भी आगे बढ़ते जाने की ज़रूरत है।
समझ रहे हो आप। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टेप्स ये भी लिए गए, एससीओ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म और एससीओ डेवलपमेंट बैंक भी इस्टेब्लिश करे गए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो अक्रॉस द ब्लॉक। इसका ये भी एम है कि यूरेशिया जो नॉन डॉलर और लो कंडीशनैलिटी की तरफ भी बढ़ना, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का कोई ना कोई हमें ऑल्टरनेटिव क्योंकि ढूंढना ही था, इसीलिए एससीओ की समिट में वर्ल्ड बैंक के अलावा एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने के लिए ही एससीओ डेवलपमेंट बैंक लेकर आया गया है। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात करें तो जो हुआ, इसमें परमिशन दी गई है एससीओ मेंबर्स को कि वो चाइना के बीडू नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें। ये ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो पोजीशनिंग जैसे जीपीएस देता है ना यूएस का, वैसे ही इनका, ताकि यूज़र इनका वर्ल्ड वाइड बढ़े। तो चाइना ने बोला कि हम एससीओ मेंबर्स को परमिशन देते हैं कि वो चाइना का बीडो यूज़ करें नेविगेशन सिस्टम। दूसरे आउटकम क्या हुए, इंडिया इज़ यूजिंग एससीओ प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ कर रहा है, ताकि वो अपने ग्लोबल विजन और रीजनल प्रायोरिटीज़ को भी अच्छे से पूरा कर सके। इंडिया ने बोला भाई देखो जी ऐसी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने बोली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये करना ही है, लाइक सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना ही है। इसीलिए हमने यहाँ पर अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी को भी आगे से आगे रखा। हमने क्या बोला कि हमारा तो ग्लोबल विजन है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ताकि कंट्री की लीडरशिप इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए। इसी बात पर इंडिया ने सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम भी प्रपोज करा ताकि कल्चरल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल टाइज और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, तो बाय एडवांसिंग कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, ये समिट बहुत अच्छी इस बार ग्राउंड वर्क करने के लिए तैयार है, बहुत डायनेमिक है, बहुत इफेक्टिव है। मेंबर्स ने काफ़ी कमिटमेंट दिया है कि हम कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर काम करेंगे ही करेंगे। समझ रहे हो, यहाँ तक तो बहुत ही बैलेंस्ड आपको ऐसे अपने आंसर भी लिखने होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, वो कब मिले, ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ समिट 2025 इन तियानजिन चाइना में मिले थे। ठीक है, तो ये पहली समिट थी चाइना सिंस 2018 से, पहली बार ये समिट में ऐसा हुआ कि 2018 के बाद ऐसा हुआ कि फर्स्ट विजिट चाइना में प्राइम मिनिस्टर जी ने की। तो ऑल्सो रिसेंटली जो हमारे 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग थे ना, वो भी किया गया। एससीओ में मीटिंग भी की गई, को चेयर भी किया गया चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स को अलॉन्ग विद इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, पीएम की विजिट, एसआर डायलॉग, ये सब के सब इंगेजमेंट, ताकि हमारी चाइना से और बढ़े, है ना। ये आप समझने की कोशिश करना कि इंडिया चाइना के रिलेशंस को आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब ना देखो, जब भी बात इंडिया चाइना के रिलेशंस की आती है, सबसे पहले ना कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत आती है, कुछ चैलेंजेस के साथ हमारा रिलेशन है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। आप सोचो, जो 3488 किलोमीटर्स का है ना ये इलाके में, यहाँ पे भी दिक्कत है, यहाँ पे भी उन्होंने एक साई चीन भी हमारा ले रखा है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की भी कुछ ये लाइनों को कहते हैं कि हमारी ही है, पार्ट को भी कहते हैं। तो अलोंग दी 3488 किलोमीटर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो आज भी अनसेटल्ड है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानते ही नहीं है, जिसी की वजह से हमारे क्लैशेस हुए, चाहे वो डोकलाम का क्लैशेस हो, चाहे वो गलवान वैली का क्लैशेस हो, ये सारे क्राइसिस हमें झेलने पड़ते हैं। और दूसरा क्राइसिस ट्रेड इम्बैलेंस है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना से बहुत ज़्यादा है, आप समझ रहे हो, 99 बिलियंस, कहाँ तो 2023-24 में 85 था, 99 बिलियंस हो गया। अगस्त 2025 में चाइना ओवरटुक द यूएस टू बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बन चुका है। ट्रेड बहुत इम्बैलेंस है, हम इनसे खरीदते ज़्यादा है, बेचते कम है। फिर चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस है। रिसेंटली चाइना ने 2 ट्राइलेटरल इनिशिएटिव लिए इन इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड, एक बांग्लादेश के साथ, एक पाकिस्तान के साथ, और एक दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बना रहे हैं। आप समझ रहे हो, हमारा खून खौलाने वाला काम तो करते ही हैं ये। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो हमें वैसे ही बड़ा पिंच करता ही रहता है ना, बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि ये पास कर रहा है आपके पीओके वाले पार्ट से, जिससे हमारी सोवेनिटी पे असर पड़ता है।
तो हमें इससे भी इनके साथ कलेश है। फिर चाइना ना बड़ा असर्टिव नेचर का है, मतलब ये है कि साउथ एशिया में पर्टिकुलरली ये अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मालदीव के साथ प्रेजेंस दिखा रहा है, श्रीलंका में प्रेजेंस दिखाता है, इनसिक्योरिटी पैदा करता रहता है ये आपके इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। इसी से हमारा इनसे क्लैशेस रहते हैं। फिर इंडिया मीनवाइल क्या कर रहा है, हम अपने लाइक माइंडेड कंट्री में घुस जाते हैं, हम क्वाड में घुस जाते हैं ताकि हम चाइना के असर्टिवनेस को हटाएं, काउंटर करें। फिर वाटर पार जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये डैम बना रहे हैं ना, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर यारलोंग जैंगपो पे ये बना रहे हैं। अब चाइना ये वाला पानी अपने जियो स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह काम करेगा अगेंस्ट इंडिया। इसीलिए चैलेंज है, क्योंकि इनकी बातों पर ना आप भरोसा नहीं कर सकते। ये कहता कुछ है, प्रॉमिस करेगा, वो भी कैसे प्रॉमिस करेगा, फिंगर्स को क्रॉस करके, तो ये झूठे प्रॉमिसेस करता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, समझ आया आपको यहाँ तक बात? दोनों नेशंस प्लेज बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन एक करते कुराते कुछ नहीं है ना, चाइना वालों का ऐसे ही रहता है। फिर यहाँ बोल रहा है रिन्यूड एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना थ्रू 24 राउंड ऑफ SR डायलॉग। यानी SR मतलब आपका यहाँ पर बात हो रहा है ना, स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, इसमें कैसे इतना डायलॉग हो पाए, क्या हो पाए, इसके लिए बात यहाँ पर करने जा रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि देखो कंसेंसस ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट की बात सबसे पहले आई है। यहाँ पर क्या बात आई है? कंसेंसस ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात आई है। यहाँ ये कह रहा है कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जो कि फेयर है, प्लस रीजनेबल है, ठीक है, प्लस म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क बनाया गया है इन लाइन विद 2005 का जो अग्रीमेंट था उसके साथ मिलाकर। फिर एक्सपर्ट ग्रुप बैठा है, वर्किंग ग्रुप बैठा है, और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर आपके मैकेनिज्म चल रहे हैं ताकि टेंशन्स को मैनेज किया जा सके। इसी के साथ साथ ना हमने अपने इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज भी बढ़ा रहे हैं। हम दोनों ही कंट्रीज क्या कर रही हैं, पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में अपना बायलैटरल ट्रेड एक्सपेंड कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट टाइज बढ़ा रही हैं, ट्रेड डेफिसिट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ना ट्रेड थ्रू लिपू लेक जैसे उत्तराखंड भी शुरू करा है, शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश, नाथुला पास सिक्किम की तरफ रीओपन कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा डेवलप हुआ है ना रिलेशंस, क्योंकि US से लड़ाई हुई तो इनके साथ अच्छा हो रहा है। तो डायलॉग मैकेनिज्म क्या है, दोनों साइड्स प्लेज कर रहे हैं टू रीस्टार्ट सस्पेंडेड बायलैटरल डायलॉग्स। हाई लेवल मैकेनिज्म्स कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज रीअफर्म कर रही हैं दे आर डेवलपमेंट पार्टनर, राइवल नहीं रही, ऐसा बोला गया। देखो ऐसी कस्में खाई गई हैं, लेट्स सी क्या होता है। 75 ईयर ऑफ टाइज की बात करी जा रही है कि इंडिया और चाइना को 2025 में 75 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को निभाते हुए। तो ये कह रहे हैं कि ड्रैगन एलिफेंट टाइज को अब हम वापस से चाहते हैं। ड्रैगन ये अपने आप को बोलते हैं, एलिफेंट ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा जो टाइज है ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो पाए, हम तो यही चाहते हैं, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वापस से ना हमारे टाइज वापस से बहुत अच्छे हो जाएं और अब हमारे बीच में ना कोई भी ऐसी क्लैशेस ना हो, ऐसा ये कहते हैं। देखो कह रहे हैं, देखते हैं बाकी। फिर परस्यूट की यहाँ पर बात है, अभी देखो हमारा बहुत ना कॉम्प्लेक्स मेटाफर यूज़ किया जाता है ये ड्रैगन एलिफेंट टाइज वाला। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया को दिखाता है। ड्रैगन चाइना को एम्फेसाइज कर रहा है और एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, समझ में आया? तो रिसेंटली इसका यूज़ भी हुआ कि अभी बायलैटरल रिलेशंस में काफ़ी पोटेंशियल है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है कि दोनों कंट्रीज ना इंश्योर करें रिलेशन शैल नॉट बी सीन थ्रू ए थर्ड कंट्री के लेंस से नहीं देखा जाएगा। अग्रीमेंट होंगे, रिज्यूमिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी। इंडिया का जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको भी एक्सपेंड कर दिया गया है 2026 तक। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी शेयर किया जाएगा इमरजेंसीज के बीच में, ड्यूरेशंस में। तो ये सारी बातें इस बार जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं हमारे, तो वहाँ पर ये बातें हुई हैं। अब देखो बड़े मज़े की बात है, हमें ये समझना है कि इतना सब कुछ हो रहा है ना, अब भारत के लिए इस रिन्यूड एंगेजमेंट के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे बड़ा फ़ायदा है ट्रेड में। चाइना हमारा मेजर सोर्स है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सबसे पहले फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें वहाँ बहुत टैक्स देना पड़ रहा है। US में बहुत सारे वो टैक्स लगा रहे हैं, तो वहाँ हम बच गए। फिर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का कहता है कि अट्रैक्ट करना है हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट को, ताकि हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे से आगे बढ़ा पाएँ। नीति आयोग ने इवन बोला है कि हम ना स्क्रूटनी अगर ऐड कर दें चाइनीज़ एंटरप्राइजेस में, प्रपोज करा है कि ये करना ही चाहिए हमें। फिर एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज फॉर इंडिया। चाइना के पास 70% ग्लोबल रेयर अर्थ और एक्सट्रैक्शन है, 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग है। इंडिया बहुत हैविली रिलाई करता है चाइना पर,
सोलर मॉड्यूल, सेल के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी गोल को फुलफिल करने के लिए चाइना हमारे लिए बहुत अच्छा पार्ट बन सकता है। बात समझ रहे हो? फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत है। एज मेजर एशियन पावर्स अगर स्टेबल रहते हैं इंडिया चाइना के टाइस, उसके वो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव रोल निभा पाएंगे, चाहे ब्रिक्स हो चाहे वो एससीओ हो। इन दोनों के उससे है ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छे से वेट हो जाएगा, काउंटर पार्ट कर सकते हैं हम। WTO IMF इतना फिर चिल्लाएंगे नहीं हमारे खिलाफ। फिर ग्लोबल चैलेंजेस काउंटर हो सकते हैं स्टेबल इंडिया चाइना रिलेशनशिप से। कोलैबोरेशन होगा, ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी यानी रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगा डिस्प्यूटेड बॉर्डर में, उससे भी बहुत अच्छा है। बूस्टिंग इंडिया रशिया चाइना ट्रायंगल, इससे बहुत अच्छा होगा। यूएस की सैंक्शन एंड टैरिफ्स के खिलाफ आप काम कर सकते हो, मतलब खिलाफ इन द सेंस कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, दूसरी अपॉर्चुनिटी को अपना देख सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड कर सकते हो दूसरी डायरेक्शंस में। गॉट दिस पॉइंट? नाउ इफ यू कंक्लूड दिस चैप्टर, तो स्ट्रेंथन करने से हमारे डायलॉग प्लेटफॉर्म ब्रिक्स एससीओ बहुत अच्छा काम करेंगे, वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो? 3 म्यूचुअल उस पर काम करना है बस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगर हमने ये तीनों म्यूचुअल काम कर लिए ना, R, S और I, तो हम कमाल कर देंगे, फिर तो हम कमाल ही कर देंगे, मतलब लगा लो आप। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया और जापान के पार्टनरशिप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब समझो यहाँ पर ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अभी हम विजिट कर आए हैं जापान में, और उनको कुछ ना हमने की एग्रीमेंट्स करे ताकि इंडिया और जापान की पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती जाए। उसके क्या आउटकम है समझते हैं। इंडिया जापान जॉइंट विजन हुआ है फॉर द नेक्स्ट डिकेड, अपग्रेड हुए हैं ना हमारे रिलेशनशिप। 10 ईयर का हमने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन करा है इकोनॉमिक प्लस फंक्शनल कोऑपरेशन में। हमने 8 लाइन एफर्ट लिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, स्टेट प्रेफरेंस एंगेजमेंट, ये सारा हमने किया हुआ है। मतलब हम ये सारा का सारा देखो हमने ना अपग्रेड करा है, यानी 2014 में हमारा ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ था। फिर इस रिलेशनशिप में हम जॉइंट एफर्ट लगा रहे हैं अभी। स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप भी कर रहे हैं हम, आंध्र प्रदेश में तोयमा ला रहा है, तमिलनाडु में थाइम, उत्तर प्रदेश में यमनाशी, गुजरात में शिजुका जा रहा है। ये भी जाके वहाँ पर हेल्प करेंगे स्टेट्स की भी, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि सप्लाई चेन रेजिलियंस, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम, ये सारे के सारे नए नए मर्ज हो पाएँ। तो दिस इज कॉल्ड योर जापान। और यहाँ पर क्या क्या हुआ है, स्पेस कोऑपरेशन सबसे पहले, यानी एग्रीमेंट हुआ है कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच में ऑन जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 5। और दूसरे आउटकम्स क्या है, जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है ना। एक्शन प्लान हुआ है फॉर इंडिया जापान ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, इंडिया जापान का AI इनिशिएटिव, सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, इंडिया जापान का ही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फोरम भी खोला गया है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। उसके बाद यहाँ टॉपिक शुरू होता है पिलर्स ऑफ इंडिया जापान रिलेशंस। तो पिलर जो इंडिया जापान के रिलेशन है, सबसे पहले इसका करंट स्टेटस देखते हैं कि क्या है। करंट स्टेटस क्या है, अपग्रेडेड टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप इन 2014, ठीक है, सबसे पहले ये। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया जापान का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है, 2011 में इफेक्ट में आया। इसमें ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के डाला जा रहा है। बायलेटरल ट्रेड यहाँ पर टोटल 22.85 बिलियंस का हो चुका है US$ का। इंडिया प्राइमरी इंपोर्ट भी करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कॉपर को, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को। एक्सपोर्ट किसको करता है, व्हीकल्स को, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, इनको करता है। इंडिया जापान का इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप 2021 में, ताकि इंडिया का इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। सिक्योरिटी कोऑपरेशन को करने के लिए 2025 का जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है। 2+2 यहाँ पर मिनिस्ट्रियल डायलॉग दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुए हैं। बायलेटरल एक्सरसाइजेस, जिमेक्स, धर्मा गार्जियन, ये सारे के सारे यहाँ पर एक्सरसाइज भी की गई हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो हमारा जो मुंबई अहमदाबाद का हाई स्पीड रेल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ना, वो भी डेवलप कर रहे हैं हम इनकी मदद से। एक्ट ईस्ट फोरम पे भी हमारे लिए बहुत काम करेगा ये। अब रोल ऑफ इंडिया जापान इन ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं गए हैं प्राइम मिनिस्टर, उसकी वजह है।
रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर चलेगा। यहाँ पर अभी एक लेडी यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो भी राइट विंग सरकार की हैं, तो बहुत फ़ायदा है भारत के लिए भी। दोनों कंट्रीज कमिटेड हैं टू ए रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं। थ्रू क्वाड हम मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए हम दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि इसमें हम कोऑर्डिनेट करें, और हम मल्टीलेटरलिज्म को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। दे कोऑपरेट क्लोजली इन G4। आपको पता है G4 क्या होता है बताओ? आपको मैंने कई बारी बताया कि G4 कंट्रीज़ में कौन सी होती हैं, तो G4 कंट्रीज़ में याद कर लो, एक तो आपका ब्राज़ील होता है, ठीक है, ब्राज़ील के साथ साथ जर्मनी होता है, जर्मनी के साथ साथ इंडिया है और जापान है। ये चारों कंट्रीज़ किसका पार्ट है? G4 कंट्रीज़ का पार्ट है। ऑन UNSC रिफॉर्म में हम यहाँ पर भी चाहेंगे, ताकि एक दूसरे को कैंडिडेचर को हेल्प करके परमानेंट सीट लेना बहुत ज़रूरी है हम चारों का ही। फिर अफ्रीकन डेवलपमेंट, इंडिया एंड जापान जो है वो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन अफ्रीकन कंट्रीज से कर रहे हैं, ताकि अफ्रीकन डेवलपमेंट कर पाएँ। एशिया अफ्रीका का एक जॉइंट कॉरिडोर है जो 2017 में इस्टेब्लिश करा गया। फिर जापान और इंडिया का कोऑपरेशन आपका ये लोग करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफ्रीका में। सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात हो रही है कि दोनों नेशंस ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेट करें ताकि डाइवर्सिफाई कर पाए सप्लाई चेन एंड ऑल को। तो कह रहे डिस्पाइट कंसर्न्स लाइक चाइना, जापान का रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ड्यू टू इंडियाज नॉन सिग्निफिकेटरी स्टेटस टू NPT, इंडिया जापान का पार्टनरशिप बहुत इवॉल्व हुआ है इनटू की पिलर्स ऑफ इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर। तो जापान को एड्रेस क्या करना है? चाइना का असर्टिवनेस, यूनिलेटरलिज्म थ्रू US लेड अलायंस सिस्टम। तो इंडिया को क्या फॉलो करने की ज़रूरत है? नॉन अलाइंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया को करना चाहिए, ताकि उसके एक बैलेंस टाइज रहें। किसी एक कंट्री में बहुत घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके टाइज ऐसे हों जो बैलेंस हो, US के साथ, रशिया के साथ, ग्लोबल साउथ के साथ, और साथ ही साथ अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना है, रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए कमिटमेंट रहना है, मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी को आगे से आगे बढ़ाना है। तो आप समझ रहे हो इंडिया और जापान के अपग्रेडेड रिलेशन से आपको क्या क्या मिलेगा? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्वाड से आप आपके इंडो पैसिफिक से कैसे मदद करोगे, आप चाइना को काउंटर कर सकते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने करके आए हो, तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट में, न्यूज़ इन शॉर्ट में हम चलेंगे, जिसमें न्यू स्ट्रेटेजिक EU इंडिया एजेंडा के बारे में हम सबसे पहले करने जा रहे हैं। अब यूरोपियन जो गाइस यहाँ पे ना कमीशन जो है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा है, यूरोपियन कमीशन जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हमारे इन्होंने ना जॉइंट कमीशन करा है, एक स्टैब्लिश करा है, जिसमें ना ये बात करेंगे न्यू स्ट्रेटेजिक EU इंडिया एजेंडा, ठीक है। और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस में EU के लिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कमेंट सेक्शन में बताओ EU कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फाउंडेशन जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसकी 2004 में ही शुरू हुई। हम दोनों ही पार्ट चाहते हैं, इंडिया EU के साथ ये चाहता है कि प्रॉस्पेरिटी प्लस सिक्योरिटी प्लस जितने भी मेजर चैलेंजेस हैं ग्लोबल, वो सब दूर करने के लिए हमें साथ में आना ही चाहिए। अब हम 5 कोर पिलर्स पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? 5 हम कोर पिलर्स पर चलने आज वाले हैं सिक्योरिटी डायनेमिक्स के बारे में करने के लिए। अब क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जॉब क्रिएशन हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, यूरोपियन यूनियन में भी भारत को भी उससे मदद मिले। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हमने FTA साइन कर लिया है। बाय द एंड ऑफ 2025 हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट भी होंगे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी सप्लाई चेन्स बनेंगे। ब्लू वैली हमने तैयार करा है प्लेटफॉर्म, जिससे प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट सेलेक्टेड वैल्यू चेन्स के साथ हो जाए। हमारा ये भी ध्यान है, क्योंकि देखो भारत को 2070 तक हमने जो कसम खाई है नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन करने की, उसके लिए भी ना हम ना दोनों ही पार्ट EU और हम चाहते हैं कि क्लियर ट्रांजिशन और रिजिलियंस हो। उसके लिए ना हमारा क्लियर ट्रांजिशन के लिए ही शेयर्ड कमिटमेंट है इंडिया के लिए। EU जो है ना, हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, समझ रहे हो ये सारी बातें। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करें तो हमारा सारा फोकस है ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि ओपन है, सिक्योर है, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन कर रही हैं। इन्होंने इस्टेब्लिश करा है EU इंडिया का इनोवेशन हब्स।
फिर कोलैबोरेट करना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फॉर सर्विस डिलीवरी। सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात की जाए तो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस करना है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस को ख़त्म करना है। बात समझ रहे हो? कनेक्टिविटी ग्लोबल इश्यूज़ को कम करने के साथ साथ हमें रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी है। इसीलिए इंडिया ने ना ईयू ग्लोबल गेटवे और इंडिया महासागर के साथ ईयू और ये मिलकर कनेक्ट कर रहे हैं वापस में कंट्रीज़ को, और हम स्किल्स पे, मोबिलिटी, नॉलेज एक्सचेंज सब पे काम करके अपने कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ताकि जो भी यूनिलेटरल हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं ये सब ठीक हो। वेपनाइजेशन डिपेंडेंसी हमारी जो है वो भी हमारी जो ऑनगोइंग चल रही है, इकोनॉमिक एसिमेट्री है उसको दूर करने के लिए क्लोजर टाइज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता गया है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंट्री, जिसमें हम इंडिया और इज़राइल के रिलेशनशिप्स को देखने वाले हैं कि इंडिया और इज़राइल कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इंडिया और इज़राइल कैसे कर रहा है? देखो, इज़राइल ना पहली कंट्री है, OECD कंट्री है, जिसने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन किया है भारत के साथ। प्रीवियस हमारे जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होते थे वो इंडिया इज़राइल का 1996 में हुआ था, जिसको 2017 में हमने टर्मिनेट हो गया था, जो कि बंद हो गया था। बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि की फीचर्स क्या है इंडिया और इजराइल के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में। ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, बूस्ट होगी इन्वेस्टमेंट, तो आपका भाई $800 मिलियन तक आपका इतना का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिर इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन भी मिल रही है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी यहाँ मैकेनिज्म आर्बिट्रेशन का बनाया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर इवॉल्व करना है ना कोऑपरेशन को बिटवीन इंडिया इजराइल, तो बायलैटरल ट्रेड देखो हमारे 6.53 बिलियन एक्सक्लूडिंग डिफेंस, तो इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा हो जाएगा, हो चुका भी है 2023-24 में। रीजनल कोऑपरेशन जो हमारा ITU2 का, ITU2 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कब बनाया गया, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव लिखो अभी कमेंट सेक्शन में। इसकी जो फर्स्ट समिट 2022 में हुई थी, इंडिया इजराइल UAE US पार्टिसिपेशन इसमें किया गया है। फिर इनोवेशन और साइंस टेक्नोलॉजी इंडिया का चाहे इजराइल का इंडस्ट्रियल R&D है, ये सब किया गया, को डेवलप करा गया है बराक 8 मिसाइल। ठीक है, रिकॉर्ड रेगुलर पोर्ट कॉल्स हैफा में हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ये सब भी हम कर रहे हैं, मेमोरेंडम हमने साइन किया, वाटर रिसोर्स में, एग्रीकल्चर में ये भी कर रहे हैं। अब देखो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का सीधा सा मतलब है दोनों स्टेट प्रमोट और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि विन विन सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे इन्वेस्टमेंट। इसका लीगल बेसिस इंटरनेशनल लॉ में आर्टिकल 38(1) का ICJ स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। इंडिया का जो मॉडल BIT है, नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट अडॉप्टेड इन 2015, रिप्लेस कर दिया हमने 1993 के वर्जन को। रिसेंट हमने किस किस के साथ साइन कर रहे हैं? उज्बेकिस्तान 2024 में, UAE के साथ हमने 2024 में किया है, किर्गिस्तान के साथ हमने 2025 में किया है। Got the point? So this is all about this topic. Now moving towards the next relationship with India, that is India और सिंगापुर के relations को हम देखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम? इंडिया और हम बात करने जा रहे हैं सिंगापुर के रिलेशंस के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर गए, उन्होंने ऑफिशियल विजिट करी। 60 ईयर्स हो गए हैं हमारे इंडिया सिंगापुर के डिप्लोमेटिक टाइज में, लेगेसी ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के साथ। दोनों ही कंट्रीज ने क्या करा? फॉरवर्ड लुकिंग एंड सब्सटेंटिव रोड मैप तैयार करा फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ताकि इन 8 क्रिटिकल एरियाज पे हमारा कोऑपरेशन बढ़े। तो वो सबसे पहला कोऑपरेशन एरिया क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी दोनों साइड्स कंटिन्यू एंगेज हैं इन डायलॉग एंड मेक progress on initiation of the third review of comprehensive economic cooperation agreement। ठीक है, सपोर्ट करना है इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, ताकि हमारा इंडिया का सिंगापुर कैपिटल मार्केट कनेक्टिविटी बढ़े। प्रमोट करना है जॉइंट कोलैबोरेशन इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर में। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो वो भी बढ़ाया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI ऑटोमेशन, अनमैन्ड वेसल्स के लिए। रीअफर्म स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किया ताकि टेररिज्म कॉम्बैट हो पाए। डिजिटलाइजेशन की बात करें तो स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, यहाँ पे डिजिटल फिनेंस, फिनटेक कोऑपरेशन एक्सपेंड करने की बात की गई है। मैक्सिमाइज करना है पोटेंशियल ऑफ UPI पे नाउ लिंकेज को। स्किल डेवलपमेंट करना है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कोलैबोरेट करा गया ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स इन मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल
अलाइंस में, ताकि बेसिकली हमारा ध्यान है ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन को, ताकि हम अर्बन वाटर मैनेजमेंट को भी मैनेज कर पाएँ। और नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिविटी को लेकर, तो हमें इस्टेब्लिश करना है इंडिया सिंगापुर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, ताकि जो हमारा सिंगापुर का पोर्ट है, पोर्ट इन इंडिया है, वो आपस में कनेक्ट हो पाएँ। और इसी के साथ हेल्थ केयर है, मेडिसिन है, इसमें भी हमें कोलैबोरेशन, डिजिटल हेल्थ, डिजीज़ सर्विलेंस को डीपन करना है। पीपल टू पीपल टाइज को, कल्चरल एक्सचेंज को और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट का सारा ध्यान क्या है? टू डेवलप एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, और हमें जॉइंट डेटरेंस अगेंस्ट एनी एग्रेशन को भी ख़त्म करना है। इसीलिए पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का क्या है, ये बेसिकली ये है आपका, यही ध्यान था बेसिकली, किसी भी तरीके से इनके जो रिलेशंस में इतनी आ रही है ना, वो देखो इनमें कितना ये लोग अभी करना इन्होंने शुरू कर दिया ऐसा कि भाई आप लगाओ, इनका ऐसा चल रहा है अभी। तो ये देखो आप, इसमें आपने ये पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, इसमें क्या क्या इसकी रिलेशंस में आया है। देखो सबसे बड़ा यहाँ पर आता है बात कि एग्रीमेंट हुआ है, क्यों कह रहा है कि एनी एग्रेशन, अगर हमने से कोई भी यहाँ पर एग्रेशन करता है तो फिर आप समझो एन एनी अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड अगेन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। पूरा साथ दे रहा है सऊदी अरबिया पाकिस्तान का। न्यूक्लियर वॉरफेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही, इट फर्दर रेजेस अ फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर, एस पाकिस्तान को मिल गया भाई सऊदी अरबिया का साथ, ऑलरेडी टेंशन थी वेस्ट एशिया में तो और ज़्यादा फैलाएगा ये। तो शिफ्टिंग पार्ट है ना, फॉर सऊदी अरबिया इट स्ट्रेंथन्स डिफेंस अगेंस्ट थ्रेट्स फ्रॉम ईरान, क्योंकि इसको ईरान से बचाना था, तो ईरान से बचाने के चक्कर में इन्होंने ऐसा कर दिया, देख रहे हो आप। तो ऐसा हुआ है यहाँ पर। फिर इन्होंने इसके साथ ही साथ क्या करा, यमन हाउती मिलिशियंस एंड इजराइल का भी करना था। फिर इट सिग्निफाइज अ मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल ऑफ यूएस सिक्योरिटी गारंटर से इनको मूव करना था। एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम क्रिएट करना था फॉर चाइना टू डीपन इट्स क्लाउड इन द रीजन। इसका भारत पर असर गाइस ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में सी द पैक्ट एज स्ट्रेटेजिक डेटरेंस अगेंस्ट इंडिया। फ्यूचर मिलिट्री में हमें बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और फैलाएगा अभी। इंडिया के लिए बहुत कंसर्न वाली बात है ये जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस ये तैयार करा है ना इन्होंने, इसके लिए ये हमारे लिए बड़ा वो है। जैसे इट सिग्निफाइज अ शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल यूएस रोल्स रीजनल सिक्योरिटी गारंटर की तरह नहीं रहा। इससे क्या होगा, अलाउ चाइना टू डीपेन इट्स इन्फ्लुएंस, समझ रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है इंडिया सऊदी रिलेशंस की भी अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज फॉर्मलाइज्ड इन 2010 वाई रियाद डिक्लेरेशन के थ्रू। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरबिया का, वेयर सऊदी अरबिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो बायलैटरल ट्रेड हमारे इनके 2023 में हुए थे 42.98 बिलियन। इंडिया रिमेन नेट इम्पोर्टर ही रहा है। 2024 में हमारा यहाँ से रेमिटेंस भी 6.7% कॉन्ट्रीब्यूट हुआ था। एनर्जी पार्टनरशिप है भाई, हमारा थर्ड क्रूड ऑयल सप्लायर है भारत के लिए। लेकिन वही ना बात सारी यहाँ पर कलेश इस बात के हैं कि हमें इनके साथ अब बहुत ध्यान से डील करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी दोस्ती जो है चाइना आपके पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा अभी दिख रही है। Now moving towards the next topic, that is Palestinian state reorganized by multiple nations। तो यानी कि यूके, कनाडा, पोर्टुगल, ऑस्ट्रेलिया ने 140 यूएन मेंबर्स ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को एक स्टेट की तरह, और भारत ने तो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज 1988 में ही कर दिया था। रिसेंटली इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में फेवर में वोट किया है, एंडोर्स किया है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, एक परमानेंट सेटलमेंट, पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए, और 2 स्टेट सोल्यूशन पे भारत ने भी फेवर में वोट दिया है। तो प्रोसेस इन विच स्टेट एक्नॉलेजेस अनदर एंटिटी एज अ स्टेट इज नॉन एज रिकॉग्निशन कहते हैं उसको, ठीक है ना, जहाँ पर आप स्टेट को एक्नॉलेज कर रहे हो। तो आर्टिकल 1 जो है 1933 का मॉन्टी वीडियो करके कन्वेंशन जो है उस पर ये बेसिकली साइन हुआ है। ऑन द राइट्स ऑफ योर ड्यूटीज़ पे साइन किया गया है। परमानेंट पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी वगैरह बनाता है, गवर्नमेंट कैपेसिटी। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैपेसिटी टू एंटर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर स्टेट्स, ट्रीटी कर पाएंगे, वो अपने राइट प्रिविलेज कर पाएंगे, यूएन में परमानेंट ऑब्जर्वर की तरह काम कर पाएंगे,
पैलेस्टीन जो है नॉट अ फुल मेंबर, और दे कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर भी बन पाएंगे। तो ये सारा फ़ायदा हो जाता है, इसीलिए अब इनको बोला गया है कि एक नया ही स्टेट 2 स्टेट सोल्यूशन बनाया जाएगा। तो रिकॉग्निशन बाय यूनाइटेड नेशंस, ओनली स्टेट एंड गवर्नमेंट कैन रिकॉग्नाइज अ न्यू स्टेट, यूएन बीइंग neither a state nor government has no such authority। UN कैन ओनली एडमिट कर सकता है ये, लेकिन ये चुन नहीं सकता। बाकी जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो चुन सकते हैं नया स्टेट या गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसके ऊपर, न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल AI गवर्नेंस के ऊपर है ये। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किए 2 नए मैकेनिज्म्स। कौन कौन से, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशंस ऑन द गवर्नेंस ऑफ योर दिस, एक है आपका एक ये वाला है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल आपका साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस। तो इसका जो पूरा पैक्ट है ऑन द फ्यूचर एंड ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को देते हुए निकाला गया है, ताकि क्या हो सके, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सके। इंडिया ने तो बल्कि ज्वाइन कर लिया है ना, आपका ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को भारत ने ज्वाइन करा है, ताकि स्ट्रेंथन हो पाए AI हेल्थ केयर को ओवरसाइट मिल पाए, इसलिए यहाँ पर ये सारे काम किए गए हैं। समझ रहे हो, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो AI फॉर गुड ग्लोबल समिट के लिए करा गया है, ताकि SDG भी फुलफिल हो पाए, और फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड AI एथिक्स 2021 में ये आया था दूसरे। तो इसके साथ ही हमारा देखो पूरी कोशिश ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हो AI का हेल्थ केयर सेक्टर में भी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। तो कन्वेंशन आई, जीनोसाइड का मतलब क्या है, ऐसा एक्ट जिसमें इंटेंट ही है आपको कि आपके इंटेंशन या आपके भाव ही ऐसे हैं कि नेशनल एथनिक रेसिस पे रिलीजियस ग्रुप को उड़ाना है, ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, यानी लीगल एनालिसिस कर रहे हो आप बेसिकली इजराइल कंडक्ट इन गाजा कंसर्निंग कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑन द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। तो जीनोसाइड कन्वेंशन में क्या है, मैंने आपको बता दिया। जीनोसाइड क्राइम है, चाहे वॉर का टाइम हो चाहे पीस का टाइम हो, इसीलिए जीनोसाइड कन्वेंशन में सिग्नेटरी हैं 41 पार्टीज हैं 153। इंडिया ने भी इस ट्रीटी पे साइन और रेटिफिकेशन करी है, ध्यान रखना। ICJ बोले तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है, इसको इंटरप्रिटेशन दी है पूरी इस कन्वेंशन के ऊपर। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो भैया बुर्किना फासो और माली और नाइजर ने ICC से विड्रॉ कर लिया है। एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि ये तीनों कंट्रीज़ ने बोला है कि ICC एक न्यू कॉलोनियल रिप्रेशन है जो इम्पेरियलिस्ट पावर द्वारा संभाला जा रहा है, हम इनके पास नहीं आएंगे, हमारा इनसे रिलेशंस ख़त्म, हमारा कोई विड्रॉ कर लिया इन्होंने, हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग नीदरलैंड का एक तो हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर। वर्ल्ड का 5, अब देखो पेपर में UP पीसेस वाले बच्चे ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन आ जाएगा। ICC से 3 कंट्रीज कौन कौन सी हुई हैं, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, BMN याद रखना। वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये, रोम स्टैट्यूट द्वारा बनाया गया है, फोर्स में 2002 में आया था, इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है, इंडिविजुअल्स को ट्राई करता है। और क्राइम्स अंडर इसमें क्या क्या आता है, जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स। मेंबर्स कितने कितने हैं, 125 मेंबर कंट्री हैं। इंडिया, इजराइल, US, रशिया, चाइना नॉट पार्टीज और रोम स्टैट्यूट मेनली बाय स्टेट पार्टी। सारा डिसीजन किसके चलते हैं, ICC के चलते हैं यहाँ पर। इश्यूज़ के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के परसीव्ड बायस, यानी सीन एज सर्विंग वेस्टर्न इंटरेस्ट की तरह देखा जाता है, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, वीक इन्फोर्समेंट है। इसीलिए ये फेडअप थे इस पूरे सिस्टम से। इनका मानना है कि इंडिया, US, रशिया, चाइना नॉट द पार्ट ऑफ रोम स्टैट्यूट, पहली बात तो वो है ही नहीं। फिर यहाँ पे ये वैसे ही नाराज थे कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम को तो ध्यान से कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम इतना क्यों वो करें। तो इसीलिए बुर्किना फासो, नाइजर और माली इन्होंने हाथ जोड़ दिए। नेक्स्ट हमारा आता है जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट में स्कारबोरो शोल। गेरा इसकी लोकेशन देखो, फिलीपींस ने स्ट्रांगली कंडेम किया है चाइना को कि आ मत जाना, क्योंकि तुमने यहाँ बना कैसे दिया सेटअप नेचर रिजर्व का स्कारबोरो शोल में। तो ये ह्यूएनगुएन आइलैंड सुना होगा आपने चाइना का, और पेंटागोंग शोल फिलीपींस का। ये स्मॉल अटॉल है। अब आपको पता होना चाहिए जोग्राफिक टर्म्स के बारे में, जोग्राफी वाले ऑप्शनल वाले बच्चों को तो पता होता है, लेकिन अटॉल आपको पता होना चाहिए। अटॉल एक रिंग शेप्ड, कैसी होती है, एक रिंग शेप्ड आपका
आइलैंड होता है या ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है जिसमें कोरल रीफ्स हैं, जिसमें इंसर्कल करता है ये सेंट्रल लागून को। यहाँ पर ना छोटे छोटे सबमर्ज वोल्केनिक आइलैंड्स भी होते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना, रिंग शेप का होगा, लागून होगा, ट्रॉपिकल लोकेशन होगी, यहाँ पर वोल्केनिक फाउंडेशंस होंगी। तो अटॉल के बीच में था ये साउथ चाइना सी। तो बोथ कंट्रीज कहती हैं, दोनों कंट्री फिलीपींस और चाइना का रहता है कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। तो आपको सवाल क्या पूछेगा कि स्कारबोरो शोल में किसका फाइट चलता रहता है, तो आप बताओगे फिलीपींस एंड चाइना दोनों इसके लिए लड़ते रहते हैं। एंड द लास्ट शॉट ऑफ द डे इज योर बगराम एयर बेस। यूएस इज करेंटली टॉकिंग विद अफगानिस्तान कि वो वापस से आ रहा है अफगानिस्तान में बेग्राम एयर बेस को रीगेन करने, क्योंकि वो लार्जेस्ट क्या है, ये एक लार्जेस्ट एयर बेस है अफगानिस्तान में, जो कि सेंटर ऑफ यूएस ऑपरेशन रहा था 2021 तक, बाद में छोड़ के चला गया था। अब वापस से फिर से आना चाहता है। ओरिजिनली इसको सोवियत ने 1950 में बनाया था, लेकिन सोवियत 1990s में ख़त्म हुआ तो विड्रॉ हो गया। फिर फ्रंटलाइन वॉर हुई तालिबान और नॉर्थन अलायंस फाइटर्स के बीच में। 2001 के बाद टेरर अटैक हुआ यूएसए पे, यूएस ने अपना ऑपरेशन ही यहाँ बना लिया। यूएस एंड नेटो चले गए थे बागराम 2021 में छोड़ के, लेकिन अभी वापस से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम वापस से आ रहे हैं बागराम एयर बेस में। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको समझ आ गई। याद रखना इसका जगह कहाँ है, नॉर्थ ऑफ कैपिटल काबुल में ये सिचुएटेड है एयर बेस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर कल हम इकोनॉमी सेक्शन के लिए मिलेंगे। हैव अ नाइस डे टू यू, बाय बाय।